जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है ट्रांसलेशन, आज हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, यानी अनुवाद करना सीखेंगे। और उस अनुवाद में जो कि आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो अपलोड कर दी है। विद्यार्थी वहां से जाकर के आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में देख सकते हैं कि किस तरह से कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्यों का किस तरह से अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले जैसे हमने हर टेंस के बारे में पहचान किया करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान करेंगे। तो विद्यार्थियों, कभी भी हिंदी वाले वाक्य का जब हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है कि हमें जो हिंदी वाला अनुवाद दिया गया है वाक्य, वह किस टेंस में है। तो हिंदी वाले वाक्य को पहचानने के लिए हमने यहाँ पे पहचान लिख लिया है कि पहचान वाक्य के अंत में या तो चुका है आया होगा, या तो चुकी है आया होगा, या तो चुकी है होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में जिसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं या चुके हैं जैसे शब्द होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का हम एक उदाहरण भी दे रहे हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर लिख लें कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं यहाँ पर विद्यार्थियों देखें वाक्य के अंत में चुका हूँ आ गया है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि जब किसी वाक्य के अंत में चुका है आ जाए, या तो चुकी है आ जाए, या चुके हैं जैसे शब्द आ जाए, तो ऐसे वाक्यों को ही हम कहते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। विद्यार्थियों, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान लेते हैं तो अब उसका अनुवाद करने के लिए हमें सहायक क्रिया की ज़रूरत पड़ती है। विद्यार्थियों, आपको हम बताएं कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है, दो सहायक क्रिया होती है, एक हैज होती है और एक हैव होती है। विद्यार्थियों, आप देखेंगे हमने यहाँ सहायक क्रिया भी लिख दिया है कि सहायक क्रिया एक तो हैज होती है और एक हैव होती है। लेकिन विद्यार्थियों, आपके समझ में इस बात को आना चाहिए कि कब हम हैज का प्रयोग करेंगे और कब हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप देखें मैंने लिख दिया है कि यदि कर्ता के रूप में ही, सी, इट तथा एक वचन होगा तो उसके साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, और कर्ता अगर आई, बी, यूज तथा बहुवचन होगा तो उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये तो था हमारा पहचान और सहायक क्रिया। विद्यार्थियों, आप क्योंकि जानते हैं कि किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हमें 4 सेंटेंस पढ़ने पड़ते हैं, तो जिसमें से एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव होता है, और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो क्लास चल रहा है वो सिंपल का चल रहा है, और सिंपल के बाद फिर हम निगेटिव देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव देखेंगे। इसी तरह से क्रमानुसार हम सभी सेंटेंसों के बारे में समझ लेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए हम चलते हैं अब सिंपल सेंटेंस की का वाक्य का ट्रांसलेशन करने। तो विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नहीं शब्द ना आया हो। देखें विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पे पहचान भी लिख दिया है कि सिंपल सेंटेंस की पहचान ये होती है कि वाक्य में नहीं शब्द नहीं आया होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब सिंपल सेंटेंस का अनुवाद का नियम जो होता है कि उसका सबसे पहले हम किसी भी सिंपल सेंटेंस वाले वाक्य का अनुवाद जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म, स्थान, समय। इस तरह से हमारे सिंपल सेंटेंस की जो एक सेटिंग होती है, इसी फार्मूले पे हम सेट करते चले जाते हैं। विद्यार्थियों, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कर्ता उस शब्द को कहते हैं जो कि काम कर रहा हो। वाक्य में जो काम करने के बारे में बात कर रहा है उसी को हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें मैंने एक वाक्य सिंपल का लेख रखा है, क्योंकि इसमें देखें नहीं शब्द ना होने के कारण इसे हम सिंपल कह रहे हैं। और सिंपल में देखें सबसे पहले यहाँ पर कर्ता मैं कह रहा हूँ, मैं होगा कर्ता, क्योंकि मैं का मतलब होता है कि इसमें खाने का काम तो मैं कर रहा है, इसीलिए हम कर्ता के रूप में मैं को लिखूंगा। तो सबसे पहले फार्मूले के आधार पर हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे आई, क्योंकि मैं की अंग्रेजी आई होती है।
उसके बाद क्या चाहिए, सहायक क्रिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यदि कर्ता के रूप में आप आई ले रहे हैं या बी ले रहे हैं, यू, दे तथा या किसी भी प्रकार का बहुवचन का कर्ता ले रहे हैं, तो उसके साथ में आप हैव का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों देखें यहाँ पर आई हमने लिया है, तो आई के साथ में आप देख रहे हैं क्या लगा रहे हैं, हम हैव लगा रहे हैं, यहाँ पे हैव लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद मुख्य क्रिया। अच्छा, मुख्य क्रिया का जो हम यूज़ करते हैं वो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे, खाना। खाना का अंग्रेजी होती है ईट, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट, ईटन। यहाँ पर हम लगा देंगे ईटन। विद्यार्थियों आपकी समझ का आपको मैं बताऊं कि किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट का हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो, हर परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इसलिए हमने देखे यहाँ पर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। देखें विद्यार्थियों, हमने कौन सा लिख लिया, कर्ता लिख लिया, हमने सहायक क्रिया लिख लिया और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख लिया। अब उसके बाद क्या चाहिए, कर्म चाहिए। तो क्या खा रहा है वो, खाना खा रहा है, और यही खाना क्या हो जाएगा, उसका कर्म हो जाएगा। इसका मतलब हम मुख्य क्रिया के बाद कर्म लिखेंगे। कर्म है ईटन द फूड, ईटन द फूड। इस तरह से हमारा सेंटेंस क्लियर होता है। तो विद्यार्थियों जो शब्द, जो वाक्य में जो शब्द दिया होगा उसका हम अनुवाद करते हुए चले जाते हैं, यही हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हम पूरे वाक्य को सेट कर देते हैं और फिर हमारे गलती होने का चांस नहीं होता। जैसे विद्यार्थियों सिंपल का एक सेंटेंस और ले रहा हूं मैं। देखें जैसे लिखा जाए कि मोहन मैदान में हॉकी खेल चुका है। मोहन मैदान में हॉकी खेल चुका है। तो विद्यार्थियों यहाँ से हमने पहचान लिया कि हमारा कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है, क्योंकि वाक्य के अंत में चुका है आया हुआ है। अब इसमें और विद्यार्थियों देखें, इसमें नहीं शब्द ना आने के कारण इसको हम कहेंगे कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं। कर्ता इसमें कौन है, मोहन, क्योंकि खेलने का काम तो मोहन कर रहे हैं और मोहन को यहाँ पर हम लिख लेंगे कर्ता के रूप में। उसके बाद क्या चाहिए, सहायक क्रिया। विद्यार्थियों मोहन एक लोग हैं, इसीलिए एक वचन इनको कहेंगे और एक वचन के साथ में हम कौन सी सहायक क्रिया यूज करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हैज। अब उसके बाद देखें कर्ता हो गया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद क्या चाहिए, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, लेकिन इसमें लगा देंगे थर्ड फॉर्म, हो जाएगा प्लेड। अब मुख्य क्रिया के बाद क्या चाहिए, कर्म। कर्म क्या खेल रहा है वो, हॉकी खेल रहा है, प्लेड द हॉकी। अब मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया के बाद कर्म हो गया। कर्म के बाद क्या चाहिए, स्थान। स्थान क्या है, यहाँ मैदान में की अंग्रेजी क्या होती है, इन, और उसके बाद द फील्ड। इस तरह से हम ये समझ लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है जो कि सिंपल है। विद्यार्थियों इसी क्रम में अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे हम बदल देते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है, वाक्य में नहीं शब्द होता है। इतना ही परिवर्तन होता है कि जब किसी वाक्य में नहीं शब्द आ जाएगा तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। क्योंकि आप विद्यार्थियों जान रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य में चुका है, चुकी है शब्द आएगा, और अब अगर नहीं आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, हम यहाँ से एक प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हैं और उसका वाक्य हम आपको करके देते हैं। लेकिन विद्यार्थियों जो नेगेटिव सेंटेंस का है वो अनुवाद करने का जो नियम होगा उसमें कर्ता होगा, कर्ता के बाद सहायक क्रिया होगा, सहायक क्रिया के बाद यहीं पर एक प्लस और लगा करके हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाकी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कर्म, स्थान, समय सब वही होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि तुम कमरे में नहीं गीत गा चुके हो, ये हो जाता है। तुम कमरे में गीत नहीं गा चुके हो। तो चुके हो से हम जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अच्छा, इसमें नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है फिर भी हम कर्ता का ही प्रयोग करेंगे। तो कर्ता यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम, कर्ता के मतलब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे का, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। तो यहाँ पर यू लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगेगी, देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा यू रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा यू हैव। अब उसके बाद क्या चाहिए, नॉट। यहाँ पर नॉट लगा दीजिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, गाना। गाना का अंग्रेजी तो सिंग, इसका थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग, यानी इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। यानी यू हैव नॉट संग क्या, गीत। गीत का मतलब क्या हो जाएगा, द सॉन्ग, ये कर्म हो जाएगा।
क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद तो कर्म चाहिए, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, कर्म हो जाएगा। उसके बाद स्थान, स्थान कहाँ गा रहा है वो, कमरे में, तो में की अंग्रेजी हो जाएगी इन द रूम। इस तरह से इन द रूम ये हमारा क्या हो गया, स्थान हो गया। स्थान के बाद फिर तो समय है नहीं, जो चीज़ नहीं होती है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों ये हमारा एक उदाहरण था जो कि नेगेटिव सेंटेंस का। विद्यार्थियों एक उदाहरण और देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे हम लिखें यहाँ पे, वह बाजार नहीं पहुंच चुका है। वह बाजार नहीं पहुंच चुका है, हम जान गए कि हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और यहाँ से जान गए कि नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव का अगर हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले कर्ता है यहाँ पे ही, और उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, सहायक क्रिया के रूप में देखें तो ही के साथ में क्या लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हैज। अब इसके बाद क्या चाहिए, नॉट चाहिए, तो नॉट लगा दीजिए। फिर क्या चाहिए, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, पहुँचना। पहुँचना का अंग्रेजी होते हैं रीच, और उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा रीच्ड, ईडी लगा देंगे, ही हैज नॉट रीच्ड। अब कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, नॉट हो गया, फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के बाद कर्म है नहीं, उसके बाद स्थान। स्थान क्या है, बाजार, रीच्ड टू द मार्केट। ये तो है हमारा विद्यार्थियों नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हमने देखा, आपने देख लिया कि सिंपल किस तरह से बनाया जाता है और नेगेटिव किस तरह से बनाया जाता है। विद्यार्थियों हम लोग इसी क्रम में देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव किस तरह से वाक्य बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले इसका आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, किस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है उसका हम किस तरह से अनुवाद करते हैं। तो विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि किसी भी टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव और नंबर दो सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया होगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि आपको पहचानना है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप समझ जाइएगा उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आया होगा। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द होता है क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे, किधर, ये होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। यदि किसी वाक्य में ये शब्द आए हुए हैं तो आप कह देना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने पहचान लिया कि सिंपल क्या है, जिसमें नहीं ना हो, नेगेटिव क्या है, जिसमें नहीं आया हो। उसी तरह से इंट्रोगेटिव अगर हमें पहचानना है तो हम वहाँ जान लेंगे कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द आया हो, यानी इसमें क्या तो क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा, तो हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मान लेते हैं। पहचान करने के बाद क्योंकि देखें इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव। हमने इस फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव की पहचान लिख रखी है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव, जैसे लिखा जाए क्या राम खाना खा चुका है, क्या राम खाना खा चुका है। विद्यार्थियों यहाँ पर देखें प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा, तो ऐसे वाक्यों को हम कह देंगे कि ये एक तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बता देगा कि हम इंट्रोगेटिव है, बशर्ते इसके अलावा यहाँ पर देखें प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है, इसीलिए इसे हम फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव कहेंगे। विद्यार्थियों फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए आप समझ जाइए कि इसके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द होता है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम प्रश्नवाचक शब्द को बीच में लेकर के चलें, जैसे लिखें राम खाना क्या खा चुका है, तो विद्यार्थियों ये मेरा हो गया सेकेंड टाइप का, इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द लगा होगा, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द तो हमें बताता है कि हम इंट्रोगेटिव के हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें बता रहा है कि हम फर्स्ट टाइप के हैं क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है, और ये हमें बता रहा है कि हम सेकंड टाइप क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया। तो विद्यार्थियों फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के प्रश्नवाचक का पहचान यही होता है कि यदि प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो वो फर्स्ट टाइप का होगा, और अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो वो हमारा सेकंड टाइप का रहता है। तो विद्यार्थियों पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से फर्स्ट टाइप के प्रश्नवाचक शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में किया जाता है। तो उसके लिए हमने देखे यहाँ पर फर्स्ट टाइप के वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमने यहाँ नियम लिख रखा है कि सहायक क्रिया सबसे पहले लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे, मुख्य क्रिया लिखेंगे, कर्म, स्थान, समय लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिख रखा था कि क्या
राम खाना खा चुका है। तो विद्यार्थियों, किसी भी वाक्य में यदि फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आया होता है उसका अनुवाद नहीं करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद कहाँ से चालू करते हैं? सहायक क्रिया से। विद्यार्थियों, क्योंकि आप जानते हैं सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के हिसाब से लगती है। कर्ता यदि एक वचन का है तो हैज वाला प्रयोग करेंगे, बहुवचन का है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ देखिए राम एक वचन है, इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा सहायक क्रिया यूज करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हैज, सहायक क्रिया हो गई। सहायक क्रिया के बाद फिर क्या चाहिए? कर्ता। कर्ता इसमें कौन है? राम है, तो राम को कर्ता बनाइए। फिर मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है इसका? खाना, यानी खा रहा है, तो खाने वाला काम जो हो जाएगा वो थर्ड फॉर्म में जाएगा, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ईटन। क्या खा रहा है? द फूड। तो विद्यार्थियों, इस तरह से देखें हमारा एक सेंटेंस क्लियर हुआ जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का था। एक बार नियम फिर से आप देखें। नियम में सबसे पहले देखें कि हम पहले पहचानेंगे कि ये मेरा फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का है। तो फर्स्ट टाइप पहचानने के लिए इसके प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो वो हमारा फर्स्ट टाइप होता है। और फर्स्ट टाइप जब रहता है तो उसका अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो जो प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आया रहता है उसका हम अनुवाद नहीं करते हैं। फिर हम कहाँ से चालू करते हैं? सहायक क्रिया से चालू करते हैं। सहायक क्रिया यहाँ पे क्या है? हैज लगेगी। क्यों? क्योंकि राम एक वचन है और एक वचन के साथ में सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने हैज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद कर्ता लिखना है तो कर्ता लिख दीजिए, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, फिर कर्म लिख दीजिए जो कि नहीं था, हमने नहीं लिखा है, फिर स्थान लिख दीजिए। बाकी जो चीज़ होती हैं उसको हम लिख लेते हैं और जो चीज़ नहीं होता उसको हम छोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बन करके तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम अगर सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव की बात करें तो सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं भैया सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव का अनुवाद करने के लिए हम यहाँ पर सहायक क्रिया के बाद पहले प्रश्नवाचक शब्द भी लिखते हैं। सेकेंड टाइप का देखें हमने पहचान यहाँ पे लिख दिया है कि सेकेंड टाइप इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। तो बीच में होने के लिए जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि तुम गीत क्यों गा चुके हो? तुम गीत क्यों गा चुके हो? तो विद्यार्थी यहाँ पर देखें तुम गीत क्यों गा चुके हो में क्यों बीच में आ गया, और क्यों बीच में आ गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव का अनुवाद करने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है उसको हम पहले लाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर व्हाई। अब उसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखें हमेशा कर्ता के हिसाब से लगती है और यहाँ पर कर्ता के आया हुआ है तुम लिखा, और तुम की अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ में हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। व्हाई हैव, व्हाई हैव। देखिए सहायक क्रिया के बाद क्या चाहिए? हमें कर्ता चाहिए। कर्ता क्या है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, यहाँ पर यू लिख दीजिए। फिर क्या चाहिए? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? गाना, गाने की अंग्रेजी सिंग, बशर्ते हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसका थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, संग। यहाँ पर हम लिखेंगे संग, हो जाएगा व्हाई हैव यू संग। अब क्या लिखना है? कर्म। कर्म क्या? क्या गीत, क्या गा रहा है? गीत गा रहा है, तो ये हमारा कर्म हो जाएगा सिंग द सॉन्ग, संग द सॉन्ग। इस तरह से अब स्थान इसमें नहीं था इसीलिए हम स्थान नहीं लिखेंगे, समय इसमें नहीं था इसीलिए हम समय भी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों एक सेंटेंस और सेकेंड टाइप का देख लीजिए। जैसे मैं लिख दूं कि हम मैदान में हॉकी खेल, हम मैदान में हॉकी क्यों खेल चुके हैं? तो विद्यार्थियों देखें क्यों शब्द बीच में आ गया। अगर क्यों बीच में आ गया तो इसको पहले लाइए, हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखना है। फिर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हम के हिसाब से चलेगा, हम मतलब बी होता है और बी के साथ में क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा हैव, फिर कर्ता बी हो जाएगा क्योंकि हम की अंग्रेजी वी होती है। उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या? खेलना। खेलना का अंग्रेजी प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द हो गया, सहायक क्रिया हो गया, कर्ता हो गया, फिर मुख्य क्रिया हो गया। अब क्या चाहिए? कर्म चाहिए। क्या खेल रहे हैं? हॉकी, इसीलिए कर्म हो जाएगा हॉकी। अब हॉकी के बाद कर्म के बाद क्या चाहिए? स्थान। कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे इन द फील्ड, इन द फील्ड, और प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आपने देख लिया कि किस तरह से उसको पहचाना जाता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया आपने देखा, सहायक क्रिया भी आप जान गए हैं। और उसके बाद विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का किस तरह से हम अनुवाद करते हैं, और इस तरह से हम अनुवाद करना सीख लेंगे। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।